वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के 20 सवाल जो आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड या फिर आपका आर का री एग्ज़ाम हुआ या फिर वनडे एग्ज़ाम जैसे आपका एसआई होता है, लेखपाल होता है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम विज्ञान के 20 सवाल डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, पहला कथन दिया गया कि स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल और मैंगनीज जैसे धातुओं और कार्बन को लोहे के साथ मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा है यह जंग रोधी होता है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोनों कथन बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील एक तो जंग रोधी होता है, फिर इसको जंग से बचाने के लिए इसमें निकल मिलाया जाता है, क्रोमियम है, मैग्जीन है और कार्बन को भी लोहे के साथ मिलाया जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। फिर ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भी भोजन का अपघटन किया जा सकता है। और तीसरा, भोजन के अपघटन से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीनों या फिर पहला और तीसरा। तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपघटन होता है इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रयोग के बिना भोजन का अपघटन किया जाता है तो इसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऐसा देखिए खमीर में देखने को मिलता है। और तीसरा, भोजन के अपघटन से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आगे बढ़ें। आपको सही कथन पर विचार करना है, सही विकल्प चूज़ करना है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट है खमीर एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। ठीक, दूसरा दिया है उनकी श्वसन प्रक्रिया अवायवीय होती है और इस प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल की प्राप्ति होती है। और तीसरा, अतः वे शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पिछले ही सवाल में हमने देखा था कि खमीर के बारे में पढ़ा था कि इसमें अवायवीय श्वसन होता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय कहते हैं। ठीक है, तो जब खमीर जो है एकल कोशिका वाले जीव, बिल्कुल सही। ठीक है, और जब ये अवायवीय श्वसन करते हैं तो इसमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसी कारण से खमीर का उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला दिया गया कि ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है। सही बात है। और दूसरा, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। अवायवीय रूप से श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। तो कौन सा यहाँ पर सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वाला देखिए ग्लूकोज के आंशिक रूप से टूटने पर लैक्टिक एसिड बनता है, सही बात है। लेकिन जो ये थोड़े समय के लिए श्वसन करते हैं उसको समझ लेते हैं कि देखिए हमारी जो कोशिकाएं होती हैं मांसपेशियों की, ये एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन कर सकती हैं लेकिन थोड़े समय के लिए। ऐसा कब होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी कमी होती है। जैसे हम भारी व्यायाम कर लें, तेज़ दौड़ना, साइकिल चलाना, कई घंटों तक चलते रहना या फिर भारी वजन उठाना। ऐसे ये सब करने के बाद क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की मांग होती है, इसलिए लेकिन ऊर्जा का उत्पादन जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सीमित होती है। तब होता है ये अवायवीय श्वसन, जो कि जो अतिरिक्त ऊर्जा की मांग होती है ऐसे काम करने पर उनको पूरा करता है, जो कि हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में घटित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है, इसमें है कि श्वसन में सांस लेने के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती हैं सांस लेने के दौरान, और इसमें डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक, और दूसरा, सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर और डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें आपको सही कथन बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
इसमें क्या होता है कि सांस लेने के दौरान पसलियाँ ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, ऊपर और बाहर की ओर, और डायफ्राम नीचे की ओर। तो इससे क्या होता है, इससे जो सीने की गुहा है वहाँ का क्षेत्र जो है बढ़ता है और हवा जो है फेफड़ों में जाती है, ठीक है, और फेफड़े हवा से भर जाते हैं। और सांस छोड़ने के दौरान ठीक इसका उल्टा होता है, इसमें पसलियाँ नीचे की ओर आएंगी और अंदर की ओर आएंगी और डायफ्राम पहुँच जाएगा अपनी पुरानी वाली स्थिति में। इस तरह से छाती की गुहा का आकार कम होता है और हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सांस लेने के दौरान और सांस छोड़ने के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें है जानवरों के अंग दिए हैं, श्वसन प्रणाली दी हुई है, आपको मिलान करना है। कॉकरोच, केंचुआ और मछली, और श्वसन प्रणाली में त्वचा, ट्रेकिया और गलफड़े, ठीक है। तो देखिए कॉकरोच कैसे सांस लेता है, ये ट्रेकिया के द्वारा, ठीक है। केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा और मछली जो है गलफड़े के द्वारा। इस तरीके से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होता है। फिर आगे आपका दिया गया है, गलत जोड़ी चुनना है आपको, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं कीटाणुओं के खिलाफ लड़ाई, और प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमना, ठीक है। गलत जोड़ी बताना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर है कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति, इसकी स्पंदन की दर आमतौर पर 72 और 80 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है, ठीक। और दूसरा, औसतन एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से लेकर के 18 बार श्वसन करता है। कौन सा सही है ये बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पंदन की दर 72 से 80 बीट्स पर मिनट और वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 15 से लेकर के 18 बार सांस लेता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा शिराओं और धमनियों के बीच में स्पष्ट रूप से अंतर करता है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि धमनियाँ ऑक्सीकृत रक्त हृदय से लेकर के शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं। धमनियाँ ऑक्सीकृत रक्त हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाती हैं, और शिराएँ वे वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, ठीक। और दूसरा है, नसों की भित्तियाँ पतली होती हैं जबकि धमनियों में मोटी और लोचदार भित्तियाँ होती हैं। कौन सा स्पष्ट अंतर करता है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों जो है बिल्कुल सही है, दोनों सिराओं और धमनियों के बीच में स्पष्ट रूप से अंतर करता है। फिर दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। तो सबसे पहले है कि दिल की प्रत्येक धड़कन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करती है और प्रति मिनट स्पंदन दर दिल की धड़कन की दर को इंगित करता है, ठीक। दूसरा है, दिल के विभिन्न चैम्बर्स की लयबद्ध धड़कन शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के संचलन और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। और तीसरा है, सभी जानवरों में एक ही संचार प्रणाली होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया, सभी जानवरों में एक प्रकार की संचार प्रणाली नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे कुछ स्पंज हुआ, हाइड्रा हुआ, ये ऐसे जानवरों में किसी भी प्रकार की संचार प्रणाली नहीं पाई जाती है। जिस जल में वो निवास करता है उसी के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन का प्रबंध होता है, ठीक है, स्पंज और हाइड्रा, ठीक है। तो इसी पे और जानवरों में रक्त की एक ही मतलब संचार द्रव की आवश्यकता नहीं होती है इन जानवरों में, स्पंज और हाइड्रा में। तो इस तरीके से जो ये दिया गया है कि सभी जानवरों में एक ही प्रकार की संचार प्रणाली होती है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्सर्जन प्रणाली के निम्नलिखित भागों को शुरू से अंत तक व्यवस्थित करना है क्योंकि वे मानव शरीर से अपशिष्ट के उत्सर्जन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक क्रम लगाना है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय, किडनी, गुर्दा और मूत्र वाहिनी। तो इसका सही क्रम क्या होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले है किडनी और गुर्दा, ठीक है, ये पहले नंबर पर आएगा। फिर आएगा मूत्र वाहिनी, उसके बाद है आपका मूत्राशय, फिर है मूत्र मार्ग, ठीक है, फिर है मूत्र मार्ग। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1, ठीक है। पहले किडनी गुर्दा हो गया, फिर मूत्र वाहिनी हो गया, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, ये सही क्रम है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिया गया है कि सभी जीवों को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है।
कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ये बताना है। तो इसमें देखिए केवल दो, ठीक है, केवल दो सही है। इसको सुन लीजिए कि सभी जीवों को अपने शरीर से अवांछित यानी विषाक्त पदार्थ को उत्सर्जित करने के लिए कुछ उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो ये दिया गया है आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। जलीय जानवर जैसे मछलियाँ हो गई, ये गैसीय रूप में, ठीक है, गैसीय रूप में जो कि अमोनिया के रूप में होता है, उनका अपशिष्ट पदार्थ ये सीधे पानी में घुल जाते हैं। कुछ भूमि वाले जानवर जैसे पक्षी है, छिपकली है, सांप है, ये अर्धठोस सफ़ेद रंग का यौगिक जो कि यूरिक एसिड जो होता है उसको उत्सर्जित करते हैं। मनुष्यों का भी जो उत्सर्जन का उत्पाद होता है वो मुख्य रूप से यूरिया होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि जब रक्त गुर्दे तक पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। और दूसरा, कृत्रिम किडनी के माध्यम से भी रक्त को समय समय पर फिल्टर किया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताना है। पहला केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बारे में सुन लीजिए कि शरीर द्वारा रक्त को छानने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो कि किडनी में रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी रक्त का छानना किडनी में होता है। जब रक्त गुर्दे तक पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और पानी में घुले कचरे या अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और रही कृत्रिम किडनी की बात भी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कभी कभी संक्रमण या चोट के कारण किडनी काम करना बंद कर सकती है, ठीक है। तो गुर्दे की विफलता के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट उत्पाद जो है ये रक्त में जमा होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति तब तक जीवित नहीं रह सकते तब तक कि उनके रक्त को कृत्रिम गुर्दे के माध्यम से समय समय पर फिल्टर न किया जाए, ठीक है। और यही प्रक्रिया जो है वो डायलिसिस कहलाती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि पौधे जड़ों के द्वारा पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, और दूसरा, जड़ के बाल पानी के अवशोषण और पानी में घुलने वाले खनिज पोषक तत्वों के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ठीक। तो कौन सा इसमें सही है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो कि एक जीव में विशेष कार्य करता है। दूसरा, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। फिर तीसरा है संश्लेषित भोजन पौधे के सभी भागों में संवहनी ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है जिसको जाइलम कहा जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, ठीक है, कि एक दो, केवल दो तीन, केवल एक या फिर सब सही है। इसमें देख लीजिए पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा दे रखा है, पानी और पोषक तत्वों के लिए जाइलम कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है जाइलम, ये एक सतत नेटवर्क बनाता है जो कि जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस तरह पूरे पौधे में पानी पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जल से जाइलम, ठीक है। पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, ठीक। और उसी तरह संश्लेषित भोजन की अगर बात करें तो फूड जो है वो फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। जल से जाइलम हो गया, फूड से फ्लोएम हो गया। इस तरीके से केवल स्टेटमेंट एक यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प के रूप में पौधे से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन एक चूषण बल उत्पन्न करता है जो तने और पत्तियों तक पहुंचने के लिए मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित जल को खींचता है। कौन सा गलत है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा गलत है, तो देखिए कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाष्प के रूप में पौधे से बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, पौधों में वानस्पतिक प्रसार के बारे में सही कथन आपको चुनना है। वानस्पतिक प्रसार, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है। और दूसरा, नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सही है? वानस्पतिक प्रसार द्वारा उत्पादित पौधों को बढ़ने और फूल तथा फल देने में बीज से उत्पन्न पौधे की तुलना में अधिक समय लगता है। और दूसरा है कि नए पौधे मूल पौधे की सटीक प्रतियां होते हैं क्योंकि एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सटीक प्रतियां होते हैं। जितना समय फल फूल देने में उत्पादित पौधों को लगेगा, मतलब मेन वाले पौधे को, उतना ही ये नए पौधे को भी लगेगा। तो दोनों में ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से अलैंगिक प्रजनन के तरीके हैं? अलैंगिक प्रजनन के तरीके पूछा है। पहला है वानस्पतिक प्रसार, दूसरा विखंडन, बीजाणु गठन, मुकुलन और परागण। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, बस जो ये परागण है यानी पॉलिनेशन, ये अलैंगिक प्रजनन का तरीका नहीं है। इसके अलावा ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, वानस्पतिक प्रसार, विखंडन, बीजाणु गठन और मुकुलन, ये अलैंगिक प्रजनन के तरीके हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, आपको मिलान करना है। पौधे हैं और तरीके या भाग जिसके माध्यम से वे प्रजनन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ब्रायोफिलम दिया है, यानी अंकुरित पत्ती का पौधा। ठीक है, ये किस प्रकार से प्रजनन करता है? ये पत्तियों के द्वारा प्रजनन करता है। फिर है आपका शकरकंद, शकरकंद जड़ों के द्वारा। फिर खमीर जो है, खमीर मुकुलन के द्वारा। ठीक है, मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा। शैवाल की अगर बात करें, शैवाल जो है ये विखंडन के द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये प्रजनन करता है। और कवक जो है बीजाणु के द्वारा। इस तरीके से ऑप्शन बी जो है आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए, आज के 20 सवाल हो गए। आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हुआ है? किसी क्वेश्चन में डाउट होगा उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।